हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के बारे में। हम यहाँ पे उत्तराखंड के ही नेशनल पार्क के बारे में ज़्यादा मेनली फोकस होकर पढ़ेंगे और एक-एक करके हम सारे के सारे नेशनल पार्क जितने भी उत्तराखंड में हैं, उनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड शुरू पढ़ने से पहले हम क्या थोड़ी-सी ब्रीफ में जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं कि नेशनल पार्क्स होते क्या हैं। वैसे तो एक बहुत बड़ा ये वास्ट टॉपिक है नेशनल पार्क को समझने के लिए। वो तब समझेंगे जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे और उस पे हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, कोर एरिया क्या होता है, बफर एरिया क्या होता है, इसके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ हम इनकी बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी बहुत अब नेशनल पार्क हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेशनल पार्क आखिरकार बोलते किसको? नेशनल पार्क क्या होता है? इसको सिंपली समझने के लिए क्या मान लीजिए अभी क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड सॉरी प्रोटेक्टेड क्या होते हैं? ये एरिया होते हैं। अब प्रोटेक्टेड एरिया बनाने की हमको नीड क्या पड़ी? वो तो वैसे भी ठीक ठाक है, मतलब अपनी जगह पे तो थे ही ना। देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, कोई एक एरिया है, ठीक है? तो पहले से क्या होता था ना, इंसान ईज़िली जाता था और वहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान लेके क्या जाता था, वापस आ जाता था और नेचर अपने आप को क्या कर लेती थी, बैलेंस कर लेती थी। मान लीजिए कि यहाँ से आपने एक टहनी काटी या पेड़ काटा, तो अदरवाइज़ फिर उसके बाद अपनी आपूर्ति करी, तो वो नेचर क्या कर लेती थी, उसको बैलेंस कर लेती। लेकिन जैसे-जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ते गई, वैसे-वैसे ही लोगों ने इसका क्या करने लगा, एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दिया। यानी कि अब क्या हो रहा है, अंधाधुंध इनका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो नेचर को बचाने के लिए सरकार ने आगे आके क्या करा, ये एक आइडिया निकाला कि नहीं भाई, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अब क्या करते हैं, कुछ एरियाज़ को हम क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्टेड कर लेते हैं, अपने अंडर ले लेते हैं। अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी उसके अंदर देखने को मिलती है तो उसको सजा दी जाएगी और उस हिसाब से उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ समाधान किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन और नेचर का जो रिलेशन है उसको क्या करने के लिए, बैलेंस में बनाए रखने के लिए और नेचर को बचाने के लिए क्या कर रहे, सरकार ने क्या करे, प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जिनको हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। तो ये ब्रीफ में हमने थोड़ा-सा नेशनल पार्क के बारे में हमने ये जान लिया, ठीक? अब हम आते हैं कि उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं, हम ये देखते हैं। उत्तराखंड में टोटल हमारे पास 6 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है? जो कि हैं जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, गोविंद पशु विहार, इसका पूरा नाम क्या है? गोविंद पशु विहार, ठीक? सॉरी, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क इसका पूरा नाम है। उसके बाद है राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारे उत्तराखंड में। ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट क्या क्या है, ये हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। जब हम होली सारे 6 के 6 नेशनल पार्क पढ़ लेंगे तो एरिया वाइज कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी पढ़ेंगे। कौन साउथ वो सॉरी नॉर्थ टू साउथ में क्या क्रोनोलॉजी है, ईस्ट टू वेस्ट में क्या क्रोनोलॉजी है, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम मैप में भी दे सकते हैं कि गोविंद कहाँ है, गंगोत्री का है, वैली ऑफ फ्लावर्स का है, कॉर्बेट का है और राजाजी का है। जो ये अस्कोट और केदारनाथ आपको दिख रहा है, ये नेशनल पार्क नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम नेशनल पार्क खत्म कर लेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही हम टॉपिक पकड़ेंगे और उसमें सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, कैसे क्या क्या उनमें चीज़ें होती हैं, वो हम उसमें देखेंगे। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है। 6 नेशनल पार्क है, जिसमें से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में अब हम थोड़ी क्या लेते हैं, जानकारी लेते हैं। सॉरी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अब ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट होली तो ये कहाँ है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये थोड़ा बहुत क्या करता है, पौड़ी वाले से भी क्या करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो इधर आता है इस तरीके से, ठीक? और नीचे क्या उधम सिंह नगर है, पौड़ी शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत बाउंड्री अपनी क्या करता है, मतलब थोड़ा सा बफर एरिया कहाँ भी ये शेयर करता है, ट्रांजिशन एरिया सॉरी, कहाँ भी शेयर करता है, पौड़ी वाले इलाके में भी शेयर करता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो होल ये कहाँ है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही ये करता है, रिलाई करता है। और सबसे नियरेस्ट सिटीज़ की कौन सी है, वो है रामनगर सिटीज़ की क्या है, सबसे नियरेस्ट सिटी है मतलब वहाँ पे। और रामनगर पे ही एक मंदिर भी पड़ता है रामनगर में, वो कौन सा मंदिर है, गिरिजा देवी मंदिर, माता का मंदिर है, गिरिजा देवी मंदिर। और ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, कोसी नदी के किनारे ये बसा हुआ है, ये याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है, ठीक? और अब आते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है, रामगंगा रिवर बहती है। अब ये मेन रिवर है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हमको बह दिखती है, लेकिन वहाँ और भी नदियाँ क्या करती हैं, बहती हैं। और उन नदियों का नाम है, पहली नदी है
पालिन रिवर, कौन सी रिवर, पालिन रिवर। उसके बाद आती है आपकी कौन सी, खोह रिवर, ठीक, खोह रिवर। उसके बाद आती है आपकी सोना नदी रिवर, ठीक। और उसके बाद एक और आती है आपकी मंडल रिवर। और भी रिवर्स हैं लेकिन ये थोड़ी क्या है, मेन रिवर है, ये एग्जाम में पूछी गई है पहले भी, तो इस वजह से ये थोड़ी मेन बन जाती है। तो रामगंगा के साथ साथ पालिन, खो, सोना नदी और मंडल रिवर भी वहाँ क्या करती हैं, बहती हैं। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्टैब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1936 में। ये क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। अब 1936 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, इसका नाम क्या था, हेलीज नेशनल पार्क था। क्या था, हेलीज नेशनल पार्क था। अब ये हेलीज नेशनल पार्क नाम क्यों रखा है इसका, ये हेलीज नेशनल पार्क इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि ये जो हेलीज है इसका सरनेम में इनका पूरा नाम था मॉलकॉम, मॉलकॉम हेलीज। और ये कौन थे, ये गवर्नर थे उस समय, कहाँ के, यूनाइटेड प्रोविंस के, यानी कि यूपी वाला जो रीजन था, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी वाला जो रीजन था, उसके क्या थे, ये गवर्नर थे। तो उनके नाम पे 1936 में क्या बनाया गया, ये नेशनल पार्क बनाया गया। और इस नेशनल पार्क को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई थी, जिम कॉर्बेट ने निभाई थी, ठीक। अभी जिम कॉर्बेट पे हम अभी आएंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि 1936 में इसका नाम क्या था, हेलिस नेशनल पार्क था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इंडिया का ही नहीं, ये एशिया का सबसे पहला क्या है, नेशनल पार्क है, एशियाज फर्स्ट नेशनल पार्क है ये। इंडिया का ही नहीं, कहाँ का भी, एशिया का भी नेशनल पार्क है, इंडिया का तो है ही है। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, लेकिन साथ ही साथ एशिया का भी क्या था, फर्स्ट नेशनल पार्क ये था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो ब्रिटिशर्स चले गए, तो इसका नाम बदल के हमने क्या रख दिया, इसका नाम बदल के हमने जो इसमें रिवर बहती है उसके नाम पे रख दिया, और उसका नाम क्या था, रामगंगा नेशनल पार्क। हमने इसका क्या कर दिया, नाम कर दिया, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क हमने इसका क्या कर दिया, नाम कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ फर्दर, 1957 में, कब, 1957 में इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब भैया हमारे उत्तराखंड में, इंडिया में होने के बाद भी एक फॉरेनर के नाम पे इनका नाम क्यों रखा गया इस नेशनल पार्क का नाम, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा क्या लेंगे, जानकारी लेंगे, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट साहब कौन थे, अब उसके बारे में हम थोड़ी सी क्या लेते हैं, जानकारी लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट जी का पूरा नाम क्या था, जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, उनका पूरा नाम क्या था, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट उनका नाम था। और उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1875 में, कहाँ, नैनीताल में। इनकी पैदाइश कहाँ की है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही क्या हुए हैं, ये पैदा, मतलब मेन नैनीताल में ही क्या हुए हैं, पैदा हुए। और उनकी माता का नाम था मैरी जेन कॉर्बेट, और उनके पापा का नाम क्या था, विलियम क्रिस्टोफर, जो कि क्या थे, पोस्ट मास्टर थे नैनीताल में। और इनके पिता की ना डेथ हो गई थी बहुत अर्ली, मतलब ये बहुत छोटे थे, तो इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और ये कितने भाई बहन थे जिम कॉर्बेट लोग, 13 भाई बहन थे, 13 सिबलिंग थे, और उनमें से 7th नंबर के कौन थे, आपके जिम कॉर्बेट थे। अब जब पिताजी की डेथ होगी तो थोड़ी बहुत इन पे क्या आ गई, जिम्मेदारी आ गई, तो उन्होंने साथ साथ ही क्या करा, अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही क्या करा, अपने घर को भी इन्होंने सॉरी, अपने घर को भी इन्होंने क्या किया, संभाला। तो इनका जो मेन सोर्स था नॉलेज का, मतलब इनको बड़ा नेचर से, इनको बचपन से ही क्या था, इनको नेचर से क्या था, प्यार था, ठीक है। बचपन से इनको क्या था, नेचर का प्यार था। इनको आप एक तरीके से इन्वायरमेंटलिस्ट भी कह सकते हैं उस टाइम का। इन्होंने ह्यूमन और जो नेचर के उस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उन उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। सरकार को ये बताया था कि आम जनता को, जो आप जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और आम जनता को ये बताया था कि गवर्नमेंट किस प्रकार से आपके हित के लिए ही उस जंगल को या उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रही है। ये समझाने की एक बीच की कड़ी के रूप में इन्होंने बहुत बड़ा क्या किया था, एक रोल निभाया था। तो इसी वजह से इनके इन महान कार्यों को देखते हुए हमारे जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या रखा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा। अब ये बीच की कड़ी, इन पे इतना लोग विश्वास क्यों करते थे, अब हम ये देखते हैं कि गांव वाले जो भी थे हमारे उत्तराखंड के लोग, उसमें जिम कॉर्बेट की इतनी इज्जत और उसकी इतनी बात क्यों मानते थे, अब हम ये देखते हैं। अब क्या हुआ ना, देखिए अब देखिए क्या हो रहा है, ये पहले क्या था, फॉरेस्ट था। अब क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, अंग्रेज आए और उन्होंने हमारा क्या करा है, फॉरेस्ट का क्या करना शुरू किया, एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। तो अब जो टाइगर या जो अन्य जीव भी रह रहे थे, उनका क्या हुआ ना, एरिया, उनके रहने का जो एरिया था, उनका जो घर था, वो क्या होने लगा, कम होने लग गया। मेनली ये देखा जाता है, जो टाइगर होता है वो 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में उसका क्या होता है, एरिया होता है। लेकिन अभी क्या कर दिया था, जंगल के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हो गया था, ये इनका जो रेडियस था इनके हैबिटाट का, वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो इस वजह से अब क्या होने लगा, जो टाइगर है वो अब ह्यूमन साइड्स पे क्या आने लगा, और अपना जो खुराक है, खाने की जो उसकी खाने की भूख है, अब अगर सिर्फ
अगर जंगल छोटे हो रहे हैं तो सिर्फ टाइगर पे ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, जंगल में जितने जानवर रहते हैं उन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे हिरन थे और भी एलिफेंट थे, बोर थे, बियर थे, उन सब पे भी ये सेम इफ़ेक्ट पड़ा। तो इस वजह से क्या हुआ, ह्यूमन और जो नेचर वाइल्ड लाइफ जो टाइगर्स हैं या जो भी एनिमल है उनके बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हुआ। तो अब देखिए उस समय कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे उत्तराखंड पे राज कर रही है। तो आदमी लोग पहुंचे कहाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अपनी गुहार लेके आदमी कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। क्योंकि जो टाइगर है उनके अटैक बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, कहाँ विलेजर वालों पे बहुत ज़्यादा क्या बढ़ गए थे, टाइगर का अटैक बढ़ गया था। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे हंटर भेजे, कहाँ, उत्तराखंड में। और उस समय क्या हुआ, अंधाधुंध क्या हुआ, टाइगर का शिकार हुआ। मान लीजिए कि 80,000 से अधिक टाइगर उस समय पे क्या करे, मारे गए। बट अब लेकिन इसमें जिम कॉर्बेट जी का क्या रोल है। जिम कॉर्बेट जी क्या कहते हैं, वो हंटर तो थे लेकिन वो कभी भी अपने शौक के लिए या अपने मन की खुशी के लिए कभी भी हंट नहीं करते थे। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कितने 33 मैन ईटर किनको उनको मारा, 14 लेपर्ड्स को उन्होंने क्या करा, मारा है। लेकिन ये 14 और 33 क्या थे, मैन ईटर थे, ये लोगों को खा रहे थे। और लोगों को खाने के लिए भी वो तभी, मतलब जिम कॉर्बेट किसी भी टाइगर को मारने के लिए तभी राजी होते थे जब तक वो संपूर्ण रूप से क्या ना हो जाए, संतुष्ट ना हो जाए कि हाँ ये टाइगर अब मैन ईटर हो गया है इसको, और इनके इस टाइगर और ह्यूमन और विलेजर्स के बीच में अब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, ये ह्यूमंस को बहुत परेशान कर रहा है। उसी के बाद वो उसको मारने की क्या कर लेते, जिम्मेदारी अपने हाथ पे लेते थे। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जिम कॉर्बेट जी ने कौन-कौन से ऐसे काम किए थे जिनकी वज़ह से विलेजर उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। इसमें जो सबसे पहला वाक़या आता है, ये इनकी बुक्स के बारे में आप देख लीजिए एक बार, इन्होंने बुक लिखी है और इनमें जो मेन बुक है, द मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ, ये सबसे ज़्यादा फ़ेमस बुक है इनकी, ठीक है? इसी में उन्होंने जो-जो उन्होंने टाइगर मारे हैं और कुमाऊँ के अंदर और गढ़वाल के अंदर, उसके बारे में बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा है। और इसी से हमें भी पता चलता है कि ऐसे कौन-कौन से 3 ऐसे इंसिडेंट, ऐसे टाइगर थे, कितने 3 ऐसे टाइगर थे जिनको मार के इन्होंने गाँव वालों का क्या किया था, विश्वास जीता था। अब बात है ये, अब थोड़ी एक यहाँ पे हम छोटी-सी कहानी के रूप में इसको समझ लेते हैं कि कैसे आपके जिम कॉर्बेट जी ने हमारे उनका वो जीता था, विश्वास जीता था विलेजर का। अब ये बात है 1907 की, ठीक है? नेपाल का एक गाँव है, रूपल गाँव। कौन-सा गाँव है? रूपल गाँव है नेपाल का। यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ भी सेम ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, फिर एक्सप्लॉइटेशन हमारा शुरू करने लगे। उस समय जो नेपाल का राजा था वो क्या करता था, वो ब्रिटिशर्स का काफ़ी सम्मान करता था। तो इस वजह से उसने अलाउ कर दिया था ब्रिटिशर्स को कि उनकी टेरिटरी में जाके थोड़े से जंगल काटने का इलाका दे दिया था। तो सेम प्रॉब्लम वहाँ भी टाइगर्स को भी, उनका भी हैबिटेट क्या हुआ, लॉस हुआ। तो उन्होंने अब रोम करना शुरू कर दिया और ह्यूमन्स पे क्या करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये रूपल गाँव में टाइगर का क्या हुआ, आतंक हो गया। ठीक है, तो इसने वहाँ बहुत सारे लोगों को मारा, इस टाइगर, और ये टाइगर बाघिन थी, फीमेल थी, ठीक है, टाइग्रेस थी ये। ठीक है, इसने वहाँ क्या करा, बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो रूपल गांव के लोगों ने, काली नदी बहती है कुमाऊं और आपके नेपाल के बीच में, तो रूपल गांव वालों ने उस बाघ को भगा के कहाँ फेंक दिया, मतलब कहाँ भगा दिया उसको, काली नदी पार करा दी और कहाँ, कुमाऊं में उसको भेज दिया। और कुमाऊं में भी कहाँ, चंपावत में। और यहाँ बोलते हैं कि इस टाइग्रेस ने 436 लोगों को मारा अपने पूरे लाइफ स्पान में। कितने लोगों को मारा, 436 लोगों को इस टाइगर ने मारा। तो ह्यूमन, मतलब जो विलेजर थे उनमें इतना खौफ, बहुत खौफ बढ़ गया है। कहते हैं कि वहाँ चंपावत के लोग दिन में भी बाघ के डर से बाहर नहीं निकलते थे। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने, फिर ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा क्या करा, यहाँ हंटर को भेजा। लेकिन फाइनली लास्ट में कौन आए, जी 1907 में कौन आए, जिम कॉर्बेट आए। अब जिम कॉर्बेट किस शर्त पे आई है देखिए, कि इसी वजह से उनको भी हम देखते हैं कि क्यों उनके नाम से क्या, हमारा उनके नाम से हमने नेशनल पार्क बनाया। उन्होंने क्या शर्त रखी, सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये शर्त रखी कि जब जो भी आपने बॉनिटी रखी है उस टाइगर उसको मारने के लिए, एक इनाम रखा जाता है ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उसको आप सबसे पहले कैंसल कर दीजिए, मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करूँगा। उन्होंने सबसे पहली शर्त ये रखी ठीक है? कि जो भी बॉनिटीज़ पे है आप उसको हटा दीजिए। और उन्होंने बोला कि अन्य जितने भी आपने यहाँ पे हंटर रख रखे हैं, उन सबको यहाँ से डिसमिस कर दीजिए। कोई भी दूसरा हंटर यहाँ होना ही नहीं चाहिए मेरे अलावा। अगर मैं उसको हंट करने आया हूँ तो सिर्फ़ मैं ही उसको ये करूँगा, हंट करूँगा और अपने तरीके से हंट करूँगा। तो ये दोनों शर्तें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये दोनों शर्तें मान ली, क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट थे। वो बचपन से उन जंगलों को जानते थे, वो बहुत रोम कर चुके थे, मतलब बहुत घूम चुके थे कुमाऊँ वाले जंगलों में। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को उन पे भरोसा था और उनकी बात उन्होंने मान ली और वो कहाँ पहुँचे, चंपावत पहुँचे।
और चंपावत में इसकी बहुत बड़ी कहानी है, वो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, आपको गूगल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसमें उन्होंने पूरे डिटेल में लिखा है, तो वहाँ जाके उन्होंने इस टाइग्रेस को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, इस टाइग्रेस को क्या कर दिया, मार दिया। और जब उन्होंने मार के उसका जॉ खोल के देखा, किसका, टाइग्रेस का मुंह खोल के देखा, तो उसमें ना एक दांत उसका मिसिंग था। टाइगर के सामने से दो दांत होते, दो दांत ऊपर से, दो दांत नीचे से, ऐसे करके दो दांत होते, तो उनमें से एक दांत क्या हुआ था, टूटा हुआ था, जिस वजह से वो शिकार नहीं कर पा रही थी। तो इसी वजह से जो ह्यूमंस होते हैं वो ईज़ी टारगेट होते हैं बाघ के लिए, तो इस वजह से वो क्या कर रही थी, अपने ह्यूमंस का क्या कर रही थी, वो शिकार कर रही थी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, चंपावत के लोगों को क्या, इस बाघ के डर से क्या करा, मुक्ति दिलाई। तो चंपावत के लोग इनसे बहुत ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए और इनकी क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे। अब दूसरा जो इंसिडेंट है वो है पनार टाइगर का हंटिंग, पनार टाइगर हंट। अब पनार टाइगर भी सेम स्टोरी है कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा दहशत थी, तो इस वजह से और ये बात है 1910 की, ठीक, कब की बात है ये, 1910 की। ये आपको याद होना चाहिए कि चंपावत में कब हुआ था और पनार में कब हुआ था, क्योंकि आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आजकल लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको टेबल दे दी जाएगी कि चंपावत टाइगर को कब हंट किया था ये, पनार को कब किया था, और रुद्रप्रयाग वाले लेपर्ड को कब किया था, और आपको डेट दे दी जाएगी। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा इस पे हम फोकस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चंपावत हम पढ़ दिया, पनार हमने पढ़ दिया, पनार में भी सेम सिचुएशन थी। अब तीसरा हमारे पास बचा है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग लेपर्ड हंट, रुद्रप्रयाग लेपर्ड हंट। और ये हुआ था 1926 में, कब, 1926 में ये हंट इन्होंने किया था। अब यहाँ भी क्या थी, इस लेपर्ड की बहुत ज़्यादा क्या थी, दहशत थी। इसने जो पिलग्रिमेज रूट है, हमारा टूरिज्म रूट है केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाला, वहाँ के जो पिलग्रिम्स हैं उनको मारना शुरू किया, और कहते हैं कि इसने भी 300 से ज़्यादा लोगों को क्या किया था, वहाँ मारा था। तो इससे भी जिम कॉर्बेट जी ने क्या किया थी, गांव के लोगों को निजात दिलाया था। तो इस वजह से भी उनकी वहाँ के लोग क्या करने लगे, फिर बाद में काफ़ी इज्जत करने लगे, और इस वजह से वो काफ़ी फेमस हो गए। तो ये 3 वर्क उनके थे जिनसे उन्होंने ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में क्या किया था, थोड़ा सा सामंजस्य बैठाया था। और वो बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे। तो इस वजह से उनकी, जो जब भी हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और ये उनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उसमें से मेन जो बुक है कौन सी है, द मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ है। तो इस तरीके से जिम कॉर्बेट क्या बने, एक महान व्यक्ति बने, कहाँ, कुमाऊँ में, और उनके नाम पे हमें क्या मिलता है, एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अब आते हैं हम अपने पार्क पे। अब जो हमारा नेशनल पार्क है उस पे ना कुछ रेंजेस बनी हुई है। अब ये रेंजेस क्या होती है, मान लीजिए जैसे कि हमारा नेशनल पार्क है तो कुछ गेट्स बने होते हैं यहाँ जाने के लिए। अब प्रोटेक्टेड एरिया तो पूरा बंद होगा ना, लेकिन कुछ अंदर जाने के लिए जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है, वो तो अंदर जाएगा, वो देखेगा कितने टाइगर हैं, कितना क्या क्या हो रहा है, कौन सी स्पीसीज है, तो उनके लिए क्या बने रहते हैं, गेट बने रहते हैं इस तरीके से। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं। और ऑन इन्हीं रेंजेस के थ्रू क्या होती है, सफारी, जंगल सफारी हम करते हैं ना, जीप वगैरह में वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग के लिए लोग जाते हैं, टाइगर देखने के लिए जाते हैं, एलिमेंट देखने के लिए जाते हैं। तो इन्हीं गेट के थ्रू इन्हीं रेंजेस पे क्या होती है, और ये रेंजेस कभी भी कोर एरिया तक तो जाती हैं, लेकिन जो हम सफारी की बात करें वो कभी भी कोर एरिया पे नहीं होती, वो सिर्फ बफर एरिया में होती है। वही कोर एरिया बफर एरिया क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार, छोटी ब्रीफ में जानेंगे। मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए ये हमारा वो है क्या, आपका सॉरी, एक नेशनल पार्क है, ये हमारा एक नेशनल पार्क है, और इसके सेंटर पे मान लीजिए कि मेन स्पीसीज हमारी रहती है, तो इसको कोर बोल देते हैं। और यहाँ थोड़ा सा जो हम सफारी वफारी करते हैं, ह्यूमन इंक्रोचमेंट यहाँ पर है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, बफर जोन मान लेते हैं। यही होता है, ये कोर हो गया और ये क्या हो गया, बफर हो गया। ठीक है, तो और जो गेटवेज होते हैं इनको क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा, उस पर कुछ रेंजेज है, जिसमें से बिजरानी जोन है, ढिकाला जोन है, झरना जोन है, ढीला जोन और दुर्गा देवी जोन है। इसमें जो मोस्ट फेमस है वो है ढिकाला जोन, क्योंकि ये बंगाल टाइगर को क्या, बंगाल टाइगर के लिए क्या है, फेमस है। यहीं सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, टाइगर वॉचिंग होती है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस क्या है, ढिकाला जोन है। ठीक है, तो ये कुछ रेंजेज है, इनके बारे में हमने देख लिया। और इनकी लोकेशन आपको देखनी होगी तो ये मैप में जूम करके आप देख सकते हैं। ठीक अब आते हैं कि नंबर ऑफ टाइगर कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइगर इसमें है आपके 252 से लेकर 260 तक हमको यहाँ टाइगर देखने को मिलते हैं। और एलिफेंट की संख्या कितनी है, 1100 प्लस
इसमें क्या है, हमको क्या देखने को मिलते हैं, आपके एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। और जो बर्ड्स की जो यहाँ पे संख्या है वो टोटल कितनी है, 650 है, जिसमें से 300 प्लस 350 है। ऐसा क्यों लिखा है, 300 जो है यहीं के रेसिडेंट्स है, मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ जिम कॉर्बेट में ही होते हैं। और जो 350 है ये माइग्रेशन के थ्रू आते हैं, मतलब ये माइग्रेट करते रहते हैं, एक बार यहाँ जाते हैं। प्रवासी पक्षी जो होते हैं माइग्रेशन के थ्रू इधर उधर आते हैं। तो 350 स्पीशीज किसकी हैं, वो माइग्रेशन वाले पक्षियों की हैं। तो इतना सब कुछ हमने जिम कॉर्बेट के बारे में जाना, जिम कॉर्बेट आपके पार्क के बारे में जाना। और इससे ज़्यादा कुछ अगर पॉइंट रहे हैं तो उनको आने वाले हम वीडियोस में कवर कर लेंगे। और इसमें एक पॉइंट बच रखा है, इसी जिम कॉर्बेट के अंदर ही हमको क्या देखने को मिलता है, एक पाटली दून करके दून है, वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। अभी दून क्या होता है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी आप बस ये पॉइंट याद रखिए कि जो पाटली दून है वो तो नैनीताल में है, एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कहाँ है, वो भी रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे पाटली दून हमको देखने को मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने शायद लगभग लगभग सारी हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड सारे हमने यहाँ पे पॉइंट देख लिए हैं। ये फेमस बंगाल टाइगर के लिए इसका एरिया 131, हाँ ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, इसको देख लेते हैं। जो इसका एरिया है 1318 किलोमीटर पर स्क्वायर, ये दो भागों में हमारा क्या विभाजित है, ठीक है, कोर और बफर में। अभी हम कोर और बफर समझ के आ चुके हैं। कोर और बफर कुछ नहीं, ये जैसे हमारा है, तो कोर पे क्या होगा, मेन जो स्पीसीज हमारी रहती हैं, मतलब सेंटर ऑफ द नेशनल पार्क आप इसको मान सकते हैं, इसको कोर बोलते हैं। और इसके इलाके में जहाँ थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, बफर जोन बोलते हैं, ठीक है। तो कोर वाला इलाका इसका कितना है इसका है 521 किलोमीटर, कितना है, 521 किलोमीटर कोर है। और जो उसके बाद बचा 797 किलोमीटर, कौन सा इलाका है इसका, बफर इलाका है। तो ये इसका एरिया हमने देख लिया। और मोस्ट फेमस है बंगाल टाइगर के लिए है। और कितने टाइगर हमको देखने को मिलते हैं, 252 से 260 टाइगर हमको देखने को मिलते हैं। नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। तो इस प्रकार से हमने जिम कॉर्बेट के बारे में सारी जानकारी, लगभग लगभग सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। तो यदि कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हम हैं। तो जल्दी हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में और अगले नेशनल पार्क के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।